Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Today in the next video there are short question answers for the 3 marks chapter number 1 science 10 standards I would like to discuss with you. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 साइंस के 10 स्टैंडर्ड का, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने आपको 5 पार्ट में उनका डिस्कस किया है. होप आपने वो सभी पार्ट्स देखे होंगे. उसी तरह से मैंने 12 स्टैंडर्ड के मेरे चैप्टर नंबर 1 2 सॉल्यूशन के सॉलिड स्टेट के भी वीडियो है, आप आशा है उसको देखते होंगे. और 11 स्टैंडर्ड का भी मेरे 2 चैप्टर के लगभग वीडियो मैंने डाल दिए हैं. अभी तक मेरे लगभग 33 वीडियोस पब्लिश हो गए हैं. आशा है आप उस वीडियो को देखते होंगे और कोई अगर सजेशन है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए. अब यहाँ पे मैं आज आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रही हूँ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन के ऊपर. तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको दिया है, एक आपको डायग्राम दिखाई है. यहाँ पे उस डायग्राम में एक आप देख रहे हो कंटेनर है, एक ग्लास का कंटेनर है. और उस ग्लास के कंटेनर में उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि इन ग्लास कंटेनर यू फाइंड दैट देयर आर मोस्टली 2 टेस्ट ट्यूब्स आर गिवन. 2 टेस्ट ट्यूब दिखाई है जो इन्वर्टेड पोजीशन में है, उल्टी रखी गई है. उनमें से आपको 2 यहाँ पे दिख रहे हैं रॉड्स, एक कैथोड का है दूसरा एनोड का दिखाया है, बराबर है. और एक एनोड को जॉइंट है और दूसरा कैथोड को, जैसे. और उसी में आपको नीचे एक जो दिखाया है एक रबर का स्टॉपर है, नीचे दिखाया है आपको. उसके ऊपर एक आपको यहाँ पे दिख रहा है वाटर इज़ जस्ट फिल अप, पानी भरा गया है. और यहाँ पे इन दोनों को, इस दोनों इलेक्ट्रोड को, जैसे एक डायरेक्ट डीसी करंट के है और एक सोर्स, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है. एक ग्लास कंटेनर जिसके अंदर एक आपका एसिडिफाइड वाटर भरा गया है, उसमें से 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पोजीशन में 2 इलेक्ट्रोड के ऊपर रखा गया है. एक कैथोड को ज्वाइन है दूसरा एनोड को, और उनको डीसी और सोर्स से ज्वाइन किया गया है. तो एक तरह से ये डायग्राम जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिखाती है आपको. तो इस डायग्राम को ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अबो डायग्राम देयर शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें कौन सी तरह की रिएक्शन हो रही है. दूसरा एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है तो क्यों ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है. और थर्ड क्वेश्चन भी हम बाद में पढ़ेंगे. पहले 2 क्वेश्चंस का मैं आपको उसका आंसर देने का ये करती हूँ. जैसे ऊपर की रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, मैंने बता दिया आपको कि जैसे इस ग्लास कंटेनर के अंदर एसिडिफाइड वाटर भरा गया है और 2 इलेक्ट्रोड जॉइन है, कैथोड को और एनोड को. जब वाटर का यहाँ पे दोनों रॉड को डायरेक्ट करंट और सोर्स से जॉइन किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई, तो उस H2O का डिकम्पोजिशन हुआ हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में. जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ हमारा कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ एनोड पे. तो आपको पूछा गया किस टाइप की रिएक्शन है, तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन अबो रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर reaction takes place as with the help of electricity water is breaking down into H2 at cathode and oxygen at anode. तो ये ऊपर का जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का है. तो आपको सिंपल क्वेश्चन था दिस इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, बराबर है. जिस डिकम्पोजिशन में आप देख रहे हैं किसकी मदद से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जैसे जो ज्वाइन किए गए हैं. और जिसमें H2O का ब्रेकडाउन हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, हाइड्रोजन गैस जो हमें कैथोड पे मिलता है और ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पे मिलता है. ठीक है. तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे. इसी में एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है.
सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपको यहाँ पे एनर्जी हमें एब्सॉर्ब होती है, रिएक्शन जो है एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। मतलब जो भी रिएक्टेंट होता है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इसमें वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वाटर ने इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई की गई, देख लीजिए यहाँ पे 2 रॉड दिखा है और यहाँ पे डीसी करंट और दिखाया है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जब इस वाटर को सप्लाई की गई तब इस वाटर ने इलेक्ट्रिसिटी को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब किया और बाद में H2O का डिकम्पोजिशन हुआ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। तो इसीलिए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हुआ है, इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको पूछा है क्यों ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे आंसर है आपका सिंपल, देख लीजिए क्या आंसर है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन है? वेरी सिंपल, एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में एब्सॉर्ब की गई है टू ब्रेक डाउन वाटर H2O इंटू H2 एंड O2, राइट। यहाँ पे एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में एब्सॉर्ब किया गया है और H2O को डिकम्पोजिशन किया गया हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ और ऑक्सीजन गैस जो एनोड पे डिपॉजिट हुआ, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, लेकिन उसको डरना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना है। The test tube containing hydrogen is removed carefully from the apparatus। यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे आपको दिखाया है, इस टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस भरा गया है, इस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से हमें धीरे से उसको रिमूव करना है। रिमूव करके ऊपर जैसे उसको निकाला गया, ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, उसको निकालेंगे और ऊपर से एक शायद ग्लास या कुछ हम रखेंगे प्लेट वगैरह, जिससे हाइड्रोजन गैस उसके अंदर रहेगा, राइट। उसको हम ध्यान से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, रिमूव करने के बाद ए लीट मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। एक हमको मैच स्टिक लेनी है जिसको हमें जलाना है और वो उस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नियर द माउथ, उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर लाना है। द गैस बर्न्स विथ एन एक्सप्लोजिव प्लॉप साउंड। जब हम उस हाइड्रोजन भरे हुए टेस्ट ट्यूब को निकालते हैं, निकालते वक्त हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से निकालेंगे और उसके नीचे तुरंत हम एक प्लेट को रख देंगे और फिर बाद में प्लेट को हम जब उसका माउथ खोलेंगे और उसके नियर बिल्कुल एक जलती हुई मैच स्टिक को लाना है। जब लाएंगे तो वहाँ पे एक पॉप साउंड होगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इंडिकेट वेदर एनर्जी इज एब्सॉर्ब और रिलीज। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई, राइट, तो उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है और ये बताना है कि एंडोथर्मिक है या यहाँ पे मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है रिलीज हुई है। तो इसका आंसर लिखते वक्त बिल्कुल सिंपल लिखना है आपको, देख लीजिए क्या है। हियर द एनर्जी इज एब्सॉर्ब, नेचुरली हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे। जैसे H2O वाटर है, उसने इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ली और उसका डिकम्पोजिशन हुआ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे हमें कैसे पता चला इधर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है कैथोड पे, तो हमने उस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से रिमूव किया, उसके नज़दीक माउथ के नियर हमने एक लाइट मैच स्टिक को देखा तो यहाँ पे पॉप साउंड हुआ, राइट, मतलब जोर से एक्सप्लोजिव पॉप साउंड हुआ, तो ये पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, राइट। हाइड्रोजन गैस इज इटसेल्फ बर्निंग गैस, राइट, जबकि ऑक्सीजन गैस इज सपोर्टिंग फॉर द बर्निंग, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पता चला कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ जबकि एनोड पे ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बच्चे पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं, डायग्राम देखते हैं और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ होता है नहीं है। सिर्फ उसको ध्यान से आप कोई भी क्वेश्चन 2 बार पढ़िए शांति से, बहुत ही इजी होता है। सिर्फ लिखने का तरीका, जैसे 3 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पे ABC 3 दिए गए हैं, आपको सिर्फ इतना सारा लिखना है, बस 1 1 1 और 3 मार्क्स का आपका हो गया। आशा करती हूँ
आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। अब हम आंसर यहाँ पे खुद लिखेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। अभी हमें यहाँ पे लगभग 5 एग्जाम्पल लिए हैं। उस 5 एग्जाम्पल को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस के हैं या फिजिकल चेंजेस के। आपको पता है व्हाट इज मीनिंग बाय फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है, राइट। तो देख लीजिए, पहला दिया है आपको क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। व्हाट इज मीनिंग बाय क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल? मतलब कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल, अगर मैं कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल अगर लेती हूँ, उस एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्पलिंग करना, मतलब ऐसे मोड़ देना। जैसे हम कोई भी कागज़ हमारे हाथ में आता है तो हम उसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी क्रीस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रम्पलिंग। एल्यूमिनियम शीट या फॉइल हम जैसे देखते हैं हमारे घर में, मम्मी टिफ़िन बनाती है तो टिफ़िन के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगाती है। अगर हम उसका यूज़ कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, उसको दबा के और उसको फेंक देते हैं। दैट इज़ द क्रम्पलिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। और दूसरा दिया है बेकिंग अ केक, केक को बनाना। अब दिया है दूसरा श्रेडिंग पेपर्स। व्हाट इज मीनिंग बाय श्रेडिंग पेपर्स? दिस पेपर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना, दैट इज द श्रेडिंग। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस जब आप निकालते हो, देख लीजिए उसमें से गैसेस निकलते हैं, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दैट इज द सब्लिमेशन। और चेंजिंग कलर एंड प्रॉपर्टी, कलर का और प्रॉपर्टी का चेंज होना। बर्निंग ऑफ पेपर, नेक्स्ट दिया है 5 और 6 नंबर का बर्निंग ऑफ अ पेपर। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप उसके लिए लिख सकते हो कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो देख लीजिए, पहला वाला जो दिया है मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, व्हाट इज मीनिंग बाय दिस वन। जैसे देखो, क्रम्पलिंग ऑफ द शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम फॉइल का क्रम्पलिंग होना, मतलब अगर मम्मी ने अभी आपके लिए टिफ़िन में दिया था खाना, उसके ऊपर आपका एल्यूमिनियम फॉइल लगाया था, जब आप शाम को घर आए तो मम्मी ने उस टिफ़िन में से वो निकाल लिया एल्यूमिनियम फॉइल और उसको ऐसे क्रम्पलिंग कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, उसके बहुत सारे फोल्ड किए और फेंक दिया। तो आप मुझे बताएं, क्रम्पलिंग मतलब अब उस एल्यूमिनियम फॉइल को आपने ऐसे मचोड़ दिया और उसको देख लो, क्या वो केमिकल चेंज हुआ? नहीं। अगर उसी फॉइल को अगर हम लेते हैं और वापस उसको स्ट्रेट कर देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं तो वापस वो हो जाएगा, मतलब वो टेम्पररी चेंज हुआ। तो दिस क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, दिस वन ए इज योर व्हाट विच चेंज? फिजिकल चेंज। तो ये पहला वाला आपका फिजिकल चेंज हुआ, तो आप यहाँ पे लिखोगे फिजिकल चेंज। चलो सेकंड वन, B1 बेकिंग अ केक। अब आपने बोला कि मम्मी आज आप रवा केक बनाइए, ठीक है। तो मम्मी ने केक बनाने के लिए आपको पता होगा, जिसमें रवा, फिर जो भी आपका कर्ड, उसमें आपका अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट डाला, सब कुछ डाला, बटर डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, सब कुछ डाल के मम्मी ने उस चीज़ से केक बनाया। अब मुझे बताइए, आपने उसका कन्वर्शन, जैसे ये सभी चीज़ें मिक्स करके केक बनाया, क्या उस केक को आप रिवर्स करके वापस उसमें से जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जैसे रवा डाला है, कर्ड डाला है, उस ड्राई फ्रूट्स डाला है, चॉकलेट डाला है, बटर डाला है, वापस उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार उसका हो गया मतलब उसका परमानेंटली केक बन गया है, राइट। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो आप उसको बोलोगे केमिकल चेंज। बिल्कुल सिंपल है, उसको समझ लो तो आराम से आप लिख सकोगे। देखो 6 दिए हैं, हर एक का आधा आधा मार्क्स है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब आता है श्रेडिंग पेपर्स। पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस कटिंग द पेपर इन स्मॉल पीसेस। हाँ भाई, पेपर को हम स्मॉल पीसेस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पेपर का स्मॉल पीसेस करने से उसका कुछ केमिकल चेंज हुआ है, नहीं, वो पेपर ही रहेगा, सिर्फ उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। हम पहले केक बनाते वक्त देखा हमने, रवा था, जो भी दही था, बटर था, उसके अंदर जो भी डाला था हमने, ड्राई फ्रूट्स डाले थे, चॉकलेट डाला था, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट थे।
जब लेकिन उनको मिक्स करने के बाद बना वो अलग केक बना, राइट। मतलब उसका सब चेंज हो गया। तो यहाँ पे जब आप श्रेडिंग पेपर करते हो तो उस पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो ये भी आपका आता है फिजिकल चेंज में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में उसका केमिकल फॉर्म भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस आपने बहुत बार देखा होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर ड्राई आइस आप लेते हो एक प्लेट के अंदर और उसको रखते हो तो वो सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाना, राइट। इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर उस सब्लिमेशन जो मैंने एक प्लेट के अंदर ड्राई आइस लिया वो अब उसमें से गैसेस निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर से मैंने अगर कोई रख दिया एक कंटेनर उल्टा करके और जब पूरा ड्राई आइस सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, थोड़ी देर के बाद देखो वो गैस जो उस कंटेनर के ऊपर लगा होगा और उसको आप ठंडा कर दो तो वापस आपका आइस बनेगा। मीन्स सब्लिमेशन प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, सॉलिड से गैस बनना और गैस से सॉलिड बनना, राइट। सो ये भी आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि वो रिवर्सिबल है। जो रिवर्सिबल चीज होती है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो इसका आंसर डी का फिजिकल चेंज। उसके बाद ई क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग कलर एंड प्रॉपर्टी। नेचुरली भाई कोई भी रिएक्शन अगर हो रही उसमें कलर चेंज हुआ और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई तो वो आपका केमिकल चेंज ही होगा। केमिकल चेंज की डेफिनेशन ही यही है। Chemical change means this is a change in which properties and color of that compounds are changed, right? तो नेक्स्ट आता है F, that is burning of a paper। एक पेपर का पीस लिया, मैंने उसको जला दिया तो नेचुरली वो पेपर से उसकी ऐश, कार्बन ऐश नीचे बनेगी। क्या उस कार्बन ऐश को हम वापस पेपर कर सकते हैं? नहीं, राइट। इसमें कलर भी चेंज हो गया। एक वाइट पेपर था वो ग्रेइश ब्लैक कलर का ऐश बन गया, कलर चेंज हो गया, प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। पहले पेपर था उसके बाद वो कार्बन पूरा बन गया। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। इस तरह से आपके 6 चेंजेस आपको पूछे गए हैं। हर एक चेंजेस का आधा आधा मार्क्स है, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ हाफ हाफ। तो इसमें से आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन गया। आशा करती हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग बाय क्रम्पलिंग एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज मीनिंग बाय शेडिंग। क्रम्पलिंग का मतलब उसको ऐसे मोचोड़ देना, उसको फोल्डिंग कर देना, और जबकि शेडिंग का मतलब होता है कटिंग इन द स्मॉल पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आता है 3 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू व्हाट इज दैट क्वेश्चन। जस्ट सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Write the chemical equation of the reaction in which the following changes have taken place with the example of each। आपको 3 ऐसे अलग अलग चेंजेस दिखाए हैं। उस चेंजेस के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। आपको दिखाया है कि भाई क्या क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। नीचे आपको 3 तरह के चेंजेस दिखाए हैं और तीनों चेंजेस के लिए एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। चेंज इन कलर, अगर चेंज इन कलर की बात आती है तो उसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि चेंज इन कलर का कोई एग्जाम्पल लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लेती हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर कॉपर आपने डाला है, रॉड, उसका सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद आप देखते हो ब्लू कलर का हो जाएगा और एक शाइनी सिल्वर मेटल जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहला ही देते हैं, जैसे चेंज इन कलर के लिए, चेंज इन कलर। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या करेंगे, चेंज इन कलर के लिए एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया आपने, जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन। उसके अंदर हमने कॉपर का प्लेट रखा या मेटल डाल दिया, कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब एक कलरलेस सॉल्यूशन है, इसके अंदर कॉपर आपने डाला। डालने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर है और ये नाइट्रेट, यहाँ पे रिएक्शन होगी, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ट्वाइस Ag ये डिपॉजिट होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन है।
इसका कलर है ब्लू कलर। देख लीजिए, तो ए इक्वेशन आ गया आपका चेंज इन कलर का। तो आप यहाँ पे लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, जो सॉल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट का, दैट इज ब्लू इन कलर। कॉपर नाइट्रेट विल बी ब्लू इन कलर। ठीक है, ब्लू कलर का आपका होगा। और सिल्वर मेटल एंड शाइनिंग, आपका जो शाइनिंग करता है, शाइनिंग सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड। यहाँ पे बिल्कुल शाइनिंग होता है, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक कलर चेंज इन कलर का एक एग्जांपल आपको याद रखना है। अब दूसरा आता है क्वेश्चन बी, देख लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप बहुत सारी रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे आपके टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो जाए, बहुत सारे एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के आप बहुत सारे दे सकते हो। इसमें मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। एसिड एंड बेस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड यू फाइंड वाटर। और यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट ट्यूब बाहर से आपको थोड़ी सी गर्म नजर आएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे बनने वाला सॉल्ट एंड वाटर और हीट। सो दिस इज चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल। पहले इतना टेम्परेचर नहीं था, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया, लेकिन जब टेस्ट ट्यूब दोनों रिएक्शन हो जाने के बाद देखा तो बाहर से टेस्ट ट्यूब आपको गर्म नजर आया। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सी पार्ट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड कंपाउंड आपका बनता होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। लेड नाइट्रेट का आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट एग्जाम्पल है आपका, दिस इज योर लेड नाइट्रेट। ये आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड सॉल्यूशन आता है, उसके अंदर आपको पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, मैंने इसका नाम लिखा है पोटेशियम आयोडाइड। चलो लिख लिया, आयोडाइड, दोनों कलरलेस लिक्विड है। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलो भाई, हम क्या करेंगे, इसको डालने के बाद दोनों मिक्स होते हैं तो लेड आपके आयोडीन के साथ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देख लीजिए, PbI2 बनेगा, जो है लेड आयोडाइड, जो LOPPT आपको मिलती है, दिस इज LOPPT। ठीक है, एंड प्लस आपका बनता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्वाइस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इस सोल्यूबल फॉर्म में रहता है। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स एंड फॉर एवरी वन, A 1 मार्क्स, B 1 मार्क्स, C 1 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बन गया। इसमें आप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हो। होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 4th क्वेश्चन भी आपका देख लीजिए क्या है। 4th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, here in 4th question, which of the following reaction is or an endothermic reaction। नीचे आपको बहुत सारी रिएक्शन दी है, उसमें से कौन सी रिएक्शन आपकी और कौन से 2-3 रिएक्शन, जो भी एक से भी ज़्यादा हो सकती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट को एब्सॉर्ब किया गया उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, एंड वेयर डिकम्पोजिशन ऑल्सो हैपन। एंडोथर्मिक तो होनी ही चाहिए, लेकिन डिकम्पोजिशन भी उसमें होता है। तो पहला वाला ए, दूसरा ए वाला, और थर्ड वाला सिल्वर क्लोराइड जब हम ओपन में रखते हैं तो ग्रे कलर का हो जाता है, उसको हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिखाना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके 3-4 रिएक्शन है, रेस्पिरेशन, हीटिंग अ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो इन चारों में से आपको कौन सी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन लगती है,
उसको हमें लिखना है। और कौन सी रिएक्शन आपको यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट इट इज़ डिकम्पोजिशन ऑल्सो। तो एंडोथर्मिक का मतलब उसमें हीट लगती है या एनर्जी दी जाती है। आपने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ये आपका नेचुरली डिकम्पोजिशन तो है ही और एंडोथर्मिक भी रिएक्शन है। उसी तरह से हीटिंग ऑफ ए लेड नाइट्रेट, देखो हीट कर रहे हैं मतलब ये हीट लेड नाइट्रेट एब्सॉर्ब करेगा और लेड नाइट्रेट का कन्वर्शन आपको पता ही है कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट का कन्वर्शन हो जाता है और उस हिसाब से आपको यहाँ पे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ये डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, एंडोथर्मिक भी है। बाकी रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके लिए ये डिकम्पोजिशन जैसे हो ए है लेकिन एंडोथर्मिक है, इसके लिए नहीं पता। तो यहाँ पे दो रिएक्शन है आपकी, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो चलो भाई इसमें हम पहले का आंसर लिखते हैं। ए का आंसर और बी का आंसर है, दोनों का एक साथ ही है। क्या क्या है देख लीजिए। इन दोनों का आंसर में आप लिखोगे दैट हीटिंग लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर is are endothermic decomposition reaction. ओके, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ये 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा। और सी नंबर का है आपको कि सिल्वर क्लोराइड का आपको दिखाना है। चलो सिल्वर क्लोराइड मैंने यहाँ पे लिखा। इसको अगर ओपन में रखते हैं हम तो क्या हो जाता है, यू नो दैट सिल्वर क्लोराइड को जब हम ओपन में लिखते हैं, जैसे सनलाइट के, इसका सनलाइट की वजह से क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड विल कन्वर्टेड, देयर इज अ सिल्वर, आपका सॉलिड वहाँ मिलेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगा। तो ए आपका दोनों 2 मार्क्स का आएगा और नीचे वाला 1 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सिंपल था। 4 रिएक्शन दी है, उसमें से आपको देखना है कौन सी एंडोथर्मिक है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन भी है। तो हमने लिखा कि लेड नाइट्रेट का हीट करते हैं तो ये एंडोथर्मिक है, उसका 2 पार्ट में हो जाता है इसलिए डिकम्पोजिशन है। एसिडिफाइड वाटर का हमने लास्ट इसमें ही देखा, पहले ही एग्जाम्पल में, वाटर का डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में होता है, इसलिए वो डिकम्पोजिशन भी आया और हीट एब्सॉर्ब की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 एग्जाम्पल हो गए आपके, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नीचे सिल्वर क्लोराइड का आपको डिकम्पोजिशन का दिखाया था उन्होंने, वो भी हमने दिख लिया सनलाइट की मदद से, सिल्वर में और आपके क्लोरीन गैस में। अब नेक्स्ट 5th रिएक्शन है आपकी, जो देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है। 4th एंड उसके बाद 5th एंड 6th, सॉरी यहाँ पर नंबर मैंने शायद गलत दे दिए, तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, दैट वन इज अवर 5th एंड नेक्स्ट वन इज अवर 6th। चलो दोनों रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या है देख लीजिए, हमें केमिकल इक्वेशन लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। केमिकल इक्वेशन हमें लिखने हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जब आयरन आपके स्टीम के साथ रिएक्ट होता है उसका हमें दिखाना है। इस आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आयरन का सिंबल है ये आपका Fe। जब Fe आप यहाँ पे रिएक्ट करते हो तो कैसे होता है देख लीजिए, Fe, नाउ यू फाइंड दैट व्हेन Fe इस सॉलिड फॉर्म है और जब स्टीम के साथ तो H2O गैस, आपको पता है आयरन कभी भी स्टीम के साथ ही रिएक्ट होगा। इससे बनने वाला आपको पता होना चाहिए Fe3O4 और बाद में आपका हाइड्रोजन गैस, राइट। चलो ये चीज़ हमने यहाँ पे तो देख ली। अब बैलेंस कैसे करें, 3 है Fe तो नेचुरली यहाँ पे 3 चाहिए, ऑक्सीजन आपके 4 हैं तो 4 चाहिए, और हाइड्रोजन आपके यहाँ पे पूरे 4। हो गया ए रिएक्शन, ये हो गया ए। बी रिएक्शन दिया है आपको, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए Mg, राइट।
रिबन ले लेते हैं, उसको डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। अब 2 क्यों लिया, इसका भी रीज़न है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो नेचुरली उसको 2 क्लोरीन चाहिए, तो उससे बनेगा सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, और MgCl2 और बनता है H2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट सी आपको दिया है कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को आपने हीट किया, चलो कॉपर का सिंबल ले लेते हैं, हीटेड, हीट मतलब ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। तो नेचुरली भाई कॉपर से बनने वाला हीट करते हो आप तो उससे कॉपर ऑक्साइड ही बनता है, CuO आपको पता ही। अब ये सॉलिड है आपका, राइट। अब ऑक्सीजन 2 लिया है तो कॉपर भी आपको 2 लेना पड़ेगा, तो नेचुरली यहाँ पे 2 बन गया। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हर एक रिएक्शन का 1 मार्क्स। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब आयरन को आप स्टीम के साथ हीट करते हो, राइट, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, तो आपका Fe3O4 जो 2 चीज़ों का मिलावट है, FeO और Fe2O3। FeO में आयरन की वैलेंसी +2 है, Fe2O3 में Fe की वैलेंसी +3 है। +2 और +3 दोनों वैलेंसी से आपका बनता है Fe3O4, फेरिक फेरस ऑक्साइड्स, ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, राइट, और ये दोनों से बनता है। और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, और कॉपर से ऑक्सीजन के साथ हीट करो कॉपर ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है बैलेंस रिएक्शन, और एक लिखना है, जो आपको वर्ड इक्वेशन दी है उसको आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए। एल्यूमिनियम, पहला वाला देख लीजिए, एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन, मैं लिख रही हूँ ब्रोमाइड, ठीक है, इससे बनना एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे AlBr3 क्यों लिखा आपने, तो बिल्कुल सिंपल है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, राइट, तो नेचुरली Br का ऊपर -1 होता है तो 3 चाहिए हमें। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम में यहाँ पे 2 लेती हूँ तो आपको यहाँ पे 3 लेने पड़ेंगे, राइट, और यहाँ पे देख लीजिए आप 2Al, ठीक है, 6 है, हो गया। सो दिस इज अ सॉलिड and bromine is your gas and there is a formation of aluminum bromide, ठीक है। चलो दूसरा वाला आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैल्शियम CoCO3, दिस इज सॉलिड फॉर्म। इसको क्या किया, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना आपका, राइट। दिस वन इज योर, नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गैस, बिल्कुल सिंपल, राइट। तो नेक्स्ट C नंबर का इक्वेशन है, C वाला देख लिए, सिल्वर क्लोराइड, अभी हमने किया था AgCl, इसको सिल्वर क्लोराइड को हीट करते हैं सनलाइट में, राइट, तो आपको मिलता है सिल्वर डिपॉजिट होता है यहाँ पे, और वहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे सनलाइट लिख लीजिए, यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और सनलाइट। बस इसी तरह से हर रिएक्शन का 1 मार्क्स वर्ड फॉर्म में दी है, उसको आपको बैलेंस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हमें सिंबल पता होने चाहिए और उनकी वैलेंसी पता चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम का +3 है तो Br का -1 है, तो एक एल्यूमिनियम के लिए 3 Br चाहिए, तो 2 के लिए हमें 6 चाहिए, इस तरह से बैलेंस किया। कैल्शियम का देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हीट से, तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो एक CO2 बचा, तो CO2 गैस। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का हमने देखा सनलाइट में डिकम्पोजिशन, तो 2 सिल्वर और एक Cl2 गैस। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, 6 क्वेश्चन हमने 3-3 मार्क्स के डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे वाले डिस्कस करूँगी आपसे। थैंक यू एंड प्लीज़ try to just share my video to maximum students and please subscribe my channels. If any suggestion, you are most welcome. Thank you.